नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋतु चतुर्वेदी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी में। आज मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ, चाहमान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में एक खुशखबरी का कारण बन गया, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह खलबली का भी कारण बन गया। राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जा रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वह बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाया और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रवरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। वह मुश्किल से भी मुश्किल वक्त में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। चंद्रवरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। अजमेर की महारानी यानी पृथ्वीराज चौहान की मां कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात यानी अंगपाल की मृत्यु के पश्चात अजमेर का शासन कौन संभालेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद यानी पुत्री यानी कपूरी देवी और दामाद यानी सोमेश्वर के पुत्र यानी पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के बाद युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराजा अंगपाल, जो कि महारानी कपूरी देवी के पिता थे और अजमेर के शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के विवाह के संबंध में भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान का विवाह कन्नौज की राजकुमारी, कन्नौज उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ की राजकुमारी संयोगिता से हुई थी। ये आज भी राजस्थान में अविस्मरणीय कहानी मानी जाती है और इतिहास में इस कहानी का बार बार जिक्र होता है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में नहीं मिले थे, सिर्फ एक दूसरे को के चित्र को देखकर ही वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। संयोगिता के जो पिता थे वो थे जयचंद्र। वह पृथ्वीराज चौहान से घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे और वह अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ कभी नहीं करना चाहते थे। जयचंद्र जो थे वह हर समय पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। जब उनकी पुत्री का स्वयंवर रचा गया तब भी उन्होंने जयचंद्र ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढा। उन्होंने पूरे देश के राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन अजमेर के शासक, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने अपने दरबार में अपनी पुत्री के विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया, बल्कि स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को एक द्वारपाल के स्थान पर उन्होंने एज ए द्वारपाल के जैसे उन्होंने खड़ा कर दिया। संयोगिता दरबार में आती हैं और चूँकि उनकी इच्छा तो पृथ्वीराज के साथ विवाह करने की थी, तो वह जो है द्वारपाल के ही गले में वरमाला डाल देती हैं और इस प्रकार से स्वयंवर अपना रचा लेती हैं। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण कर लिया भरी महफिल में और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले गए। इस प्रकार दोनों का विवाह उनकी रियासत में यानी कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता जी को अपने साथ ले गए और वहाँ अपने राज्य में जाकर के
जो है यानी अजमेर या दिल्ली जहाँ भी दिल्ली लेके गए और वहाँ उन्होंने अपने साथ इनका विवाह किया। लेकिन विवाह तो हो गया, लेकिन जयचंद्र और पृथ्वीराज की दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। पृथ्वीराज के पास कहते हैं एक विशाल सेना थी, जिसमें कई लाख सैनिक और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हाथी थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी सेना बहुत संगठित थी और इसी सेना के बलबूते पर उन्होंने कई युद्धों को भी जीता। इनके ही समय में एक मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी का भारत आगमन होता है। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए, राज्य के विस्तार के लिए उन्हें पंजाब को चुना। इस समय संपूर्ण यानी पूरा पंजाब शिहाबुद्दीन गोरी, जो अफगानिस्तान का शासक था और जिसने भारत पर अटैक किया था, उसके अधिकार में था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपना राज्य पर शासन करता था। गोरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन करना लगभग नामुमकिन था पृथ्वीराज चौहान के लिए। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने एक विशाल सेना तैयार कर मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सबसे पहले हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया। ये एरिया है, इन एरिया पर अपना कब्जा किया। इसी बीच अनहिलवाड़ जो एरिया था उसमें विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को उस विद्रोह को दबाने के लिए वहां जाना पड़ा और इन्होंने अपनी सेना पर पकड़ खो दी। और इस पकड़ खोने के कारण जो सरहिंद का किला पहले इन्होंने जीता था, यानी पृथ्वीराज चौहान ने जो सरहिंद का किला जीता था, वह इनके हाथ से निकल गया। जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ से वापस लौटे तो इन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी भी बहुत बुरी तरह घायल हुए, लेकिन एक घोड़े वाला था, एक सैनिक था और उन्हें जो है घोड़े पर लाद करके वह वहाँ से लेके गया युद्ध भूमि से। इसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। इस तराइन के प्रथम युद्ध का जो निर्णय था वह पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में गया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित किया था, लेकिन यहाँ से जाने के पश्चात भी मोहम्मद गोरी चैन से सो नहीं सका और दोबारा युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज से तड़पता रहा। एक वर्ष बाद ही 1192 में वह भारत पर पुनः अटैक करता है, आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद गोरी। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कड़वाहट बढ़ती चली गई। उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मान लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगे। कौन? जयचंद्र। जब उन्हें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी के साथ खड़े हो गए। यानी उन्होंने अपने दामाद का पक्ष नहीं लिया, अपने राजपूत शासन का पक्ष नहीं लिया, शासक का पक्ष नहीं लिया, अपने देश का पक्ष नहीं लिया। एक विदेशी आक्रांता का जयचंद्र ने साथ दिया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 1 साल बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रवरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी, यानी अन्य राजपूत राजाओं ने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। कह दिया कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो जयचंद्र मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने लाखों सैनिकों के साथ गोरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गोरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए न पीछे हट पाए और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया और उन्हें मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज के एरिया में मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया।
इसके बाद में कोई भी राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। गोरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया, जहां उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गई। कई जो राइटर हैं उनसे पता चलता है कि उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या भी ऐसे नहीं की गई। उनकी आंखों में लोहे के गर्म सरिये डाले गए, उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु की आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्हें भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। शब्दभेदी बाण का मतलब है कि आप मुझे बताओ कि शब्दों के माध्यम से बताओ। इतने अच्छे तीरंदाज थे पृथ्वीराज चौहान कि जब चंद्रबरदाई शब्दों से बताएंगे तो उसी दिशा में वो अपने तीर चला सकते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अपनी इसके बाद माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। तो इस प्रकार एक देशभक्त, एक वीर प्रतापी योद्धा को हमने खो दिया।